नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कंसेप्ट अड्डा पटना में। और जैसा कि पर डे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आज फिर मैं आपके सामने आया हूं। और देखिए बिना देरी का अब चलते हैं, डिस्कशन को शुरू करते हैं। और आप लोग सब पेन और पेपर लेकर के साथ में रहिएगा और नोट जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अस्थाई। देखिए अस्थाई लिखा है जो मिसप्रिंट है, अस्थाई होगा। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक किसके पास था? यानी अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक किसके पास था? तो यहाँ पर देख लिए क्या है, पहले ऑप्शन देखते हैं। जमींदार के पास, किसान के पास, गांव के पास यानी गांव के मुखिया के पास और वायसराय के पास। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जमींदार के पास। ठीक है, जमींदार के पास था। ठीक है, अब देखिए बंदोबस्त इसमें कितना हुआ, तो देखिए अब जमींदार वाला जो हुआ राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था जो था, देखिए भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था कितना प्रकार का था? तो 3 प्रकार का था। 3 प्रकार का था। 3 प्रकार में देखिए कौन कौन था। एक अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था रैयतबारी बंदोबस्त। उसके बाद तीसरा क्या था? महलबारी बंदोबस्त यानी व्यवस्था था। यह 3 क्या था? भू राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, 3 भू राजस्व व्यवस्था था। अब इसमें क्या पूछता है कि जो है इसमें कर कितना मतलब कितना परसेंट लेता था अंग्रेज? तो देखिए इसमें अस्थाई बंदोबस्त में कितना लेता था? तो इसमें 19% लेता था। कितना? 19%। रैयतबारी बंदोबस्त में कितना लेता था? तो इसमें 50% लेता था। ठीक है, 50% लेता था। और इसमें कितना लेता था? लगभग 80% लेता था। 80% लेता था। यहाँ पर कभी कभी 51% भी दे देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगभग 80% था महलबारी व्यवस्था में। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें क्या था ना कि अब इसमें मालिकाना हक जमींदार के पास था। जमींदार के पास क्या था? मालिकाना हक था। और इसमें किसके पास था? तो इसमें किसान के पास था। इसमें मालिकाना हक किसके पास था? तो किसान के पास था। और इसमें कितना था? महलबारी में इसमें तो महाल के पास था। महाल के पास, महाल के पास यानी महाल क्या था? तो मुखिया था, गांव का मुखिया था। सब जगह से क्या होता था कि राजस्व वसूल करके और क्या करता था कि मुखिया के पास लाता था और वहीं से क्या करता था मुखिया, फिर जा करके अंग्रेज को देता था। ठीक है, तो उसमें मुखिया के पास था। तो अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका आंसर जो था उसमें, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है क्या होता है कि सबसे अधिक होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखते हैं, लाल है, हरा है, बैंगनी है और नीला है। तो देखिए विविग्योर को देखते हैं थोड़ा, क्या है आपका विविग्योर। देखिए भी है, आई है, आपका बी है, GOR, इतना है विविग्योर। जी पहले होगा दोस्तों, पहले जी होगा। तो पहले जी होगा, उसके बाद वाई होगा। GYOR होगा। ठीक है, यह है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीचे वाला क्या है? यह बैगनी है। क्या है? बैगनी। यह क्या है? बैगनी। अब देखिए ऊपर वाला क्या है? तो ऊपर वाला रेड है यानी लाल है, लाल है। तो अब देखिए जो ऊपर में सबसे ऊपर रहेगा विविग्योर में, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो ऊपर जाइएगा तो ऊपर जैसे लाल है, लाल का तरंग दैर्ध्य और गति सबसे ज्यादा होगा, बाकी सब क्या होगा? कम होगा।
तो लाल का क्या क्या ज्यादा होगा? तो देखिए लाल का होगा आपका, लाल का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य और जो है गति, गति क्या होगा? अधिकतम होगा। बाकी जितना भी चीज होगा ऊर्जा, देखिए बाकी क्या है? ऊर्जा, प्रकीर्णन, ऊर्जा हुआ, प्रकीर्णन हुआ, विक्षेपण हुआ, यह सब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यह सब कम होगा। और जैसे जैसे नीचे आइएगा तो ऊर्जा, प्रकीर्णन सब यह क्या होगा कि बढ़ेगा। ऊर्जा यानी बैगनी का ऊर्जा हुआ, प्रकीर्णन हुआ, विक्षेपण हुआ, यह सब क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन गति और तरंग दैर्ध्य, गति और तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे भी की ओर को नीचे से ऊपर जाइएगा तो ऊपर में क्या होगा? तरंग दैर्ध्य और गति में वृद्धि होगा। बाकी ऊर्जा हुआ, प्रकीर्णन हुआ, विक्षेपण हुआ, यह सब कम होगा। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा तो ऊर्जा, प्रकीर्णन, विक्षेपण ये सब जितना है सब बढ़ने लगेगा। मात्र दो में कमी आएगा। क्या? आपका एक हो गया तरंग दैर्ध्य और एक हो गया गति। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो बैगनी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? अब देखिए बंगाल का नवाब आपका पूछ रहा है आपसे। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा? तो देखिए एक है सिराजुद्दौला और एक है शुजा-उद-दौला। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी पता ही नहीं रहता है कि शुजा-उद-दौला अवध का है या बंगाल का है, सिराजुद्दौला बंगाल का है या अवध का है। तो देखिए सिराजुद्दौला क्या है? बंगाल का। सिराजुद्दौला किसका है? तो यह बंगाल का है। और शुजा-उद-दौला किसका है? तो अवध का नवाब है, अवध का नवाब। अब देखिए शुजा-उद-दौला कहाँ आएगा? तो शुजा-उद-दौला आएगा आपका बक्सर के युद्ध में, बक्सर, बक्सर का युद्ध में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध आप जानते हैं कि 1764 में हुआ था। ठीक है, और पलासी के समय कौन था? तो आपका बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला है। अब देखिए मीर कासिम क्या था? मीर कासिम पलासी के युद्ध में सेनापति था। पलासी के युद्ध में क्या था? मीर कासिम था सेनापति। ये आदमी क्या था? सेनापति। सेनापति किसके तरफ से? सिराजुद्दौला के तरफ से अंग्रेज में मिल गया था। इसी का काम है कि पलासी का युद्ध हार गया था। कौन? नहीं, मीर कासिम देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मीर कासिम, मीर कासिम बक्सर के युद्ध में था, बक्सर में था, बक्सर में मीर कासिम था, मीर कासिम। ठीक, और यहाँ मीर जाफर क्या था? मीर जाफर था आपका पलासी के युद्ध में। मीर जाफर सेनापति था। सेनापति कहाँ था? पलासी में। इसी के कारण हारा था और अंग्रेज बाद में क्या किया था? इसी को नवाब बना दिया था और अपने अनुसार से चला रहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जितना भी डिस्कशन है आप लोग सब लिखिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री यानी एक बीजपत्री पौधा से संबंधित है? यानी इस चारों ऑप्शन में से कोई होगा जो एक होगा एक बीजपत्री का, बाकी तीन को क्या होगा? द्विबीजपत्री का। अब जब पढ़ते हैं तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या है? लिलिएसी, लिग्यूमिनेसी और रोजेसी और कुकुरबिटेसी। तो एक है एक बीजपत्री। देखिए एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधा और एक है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधा यानी इसके बीज में क्या होगा? दो रहेगा, दो बीच में जो रहता है, जैसे ऐसे चना का एक ये वाला और ये एक वाला। ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या होता है? सॉरी, तो एक वाला इसमें रहेगा, एक वाला इसमें रहेगा, इसमें दो रहेगा। ठीक है,
तो इस टाइप से रहता है। अब देखिए एक बीजपत्री में कौन कौन आता है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, एक बीजपत्री में कौन कौन आता है। तो देखिए एक बीजपत्री में कौन कौन आएगा, तो देखिए म्यूजेसी आएगा, म्यूजेसी, ठीक है। उसके बाद लिलिएसी, लिलिएसी आएगा, ठीक है। इसमें पालमी आएगा, पालमी आएगा। और उसके बाद एक और आएगा इसमें ग्रेमिनी आएगा, ग्रेमिनी आएगा। ग्रेमिनी में क्या आता है, विभिन्न अनाज आता है, अनाज आएगा। और पालमी में जैसे जितना ऊपर में फरने वाला होगा, जैसे तार हुआ, खजूर हुआ, ठीक है, नारियल हुआ और सुपारी, यह सब किस में आएगा, तो आपका पालमी में आएगा। अब देखिए अब लिलिएसी में क्या आ जाएगा, प्याज आएगा, लहसुन आएगा, सतावर आएगा, प्याज लहसुन और सतावर। और म्यूजेसी में एक के गो आता है और यह है केला आता है, ठीक है। तो यह सब क्या है, एक बीजपत्री का ही चारों है। तो इसमें से कौन है आपका, देखिए लिलिएसी है, ठीक है। बाकी देखिए लिग्यूमिनेसी, इसमें दाल आता है, ठीक है। रोजेसी में, रोजेसी में सेब आएगा, सेब, ठीक है, सेब आएगा, गुलाब आएगा, सेब और गुलाब सब आ जाएगा, ठीक है। कुकुरबिटेसी में जितना आएगा, अब तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, यह सब किस में आएगा, तो यह सब आएगा कुकुरबिटेसी में। तो इतना जितना भी हम लिखा रहे हैं आप सब नोट्स करिएगा, नोट करिएगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक कौन था, ठीक है। पूर्व मीमांसा एक होता है उत्तर मीमांसा, एक होता है पूर्व मीमांसा, और यहाँ दोनों का दिया हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, इसीलिए यह क्वेश्चन को डाला गया है यहाँ पर। तो देखिए एक है बादरायन और एक है जेमिनी। तो पूर्व मीमांसा का कौन है, तो जेमिनी है। पूर्व मीमांसा का कौन है, जेमिनी। और बादरायन किसका है, तो यह है दोस्तों उत्तर मीमांसा का। यह किसका है, तो उत्तर मीमांसा का है, ठीक है। अब देखिए कपिल मुनि किसका है, तो कपिल मुनि किसका प्रतिपादक है, तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि है। और उसके बाद पातंजलि किसका है, तो योग दर्शन का, योग दर्शन का। तो यह सब आपको याद रखना पड़ेगा, और आप याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है। अब ऑप्शन में देखिए कौन है, बनास है, केन है, चंबल है और सोन है, ठीक है। सब आंसर दीजिएगा जिनको पता है ऑनलाइन में। अब देखिए इसका आंसर क्या है, तो चंबल नदी। चंबल नदी क्या है, अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। अब देखिए यहाँ चंबल, यहाँ क्या है, यह है मऊ कैंप। सबसे पहले जाना पाँव की पहाड़ी, जाना पाँव, जाना पाँव की पहाड़ी, ठीक है, या मऊ कैंप कहेगा, मऊ कैंप, मऊ कैंप जगह है। अब पहाड़ी कौन है, जाना पाँव। यहाँ से कौन नदी निकलती है, तो यहाँ से आपका निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी इस तरह से जाती है, और इधर से आती है कौन, यमुना, यह है यमुना, यह है यमुना नदी, और यह है चंबल, यह है चंबल नदी। तो यह है चंबल नदी। और इधर से चंबल में देखिए, इधर से आके मिलती है कौन, बनास नदी। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा बनास नदी। यह बनास, बनास नदी। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन, बनास। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन, तो चंबल, ठीक है। और यही क्या करता है, गली उरोजन अवनालिका अपर्दन, यही नदी करती है कौन, चंबल नदी। और चंबल नदी क्या करती है, सबसे ज्यादा घड़ियाल,
सबसे अधिक घड़ियाल, सबसे अधिक घड़ियाल के लिए कौन नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी जानी जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी। और गंगा के दक्षिण किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी है, दक्षिण किनारे से यानी दक्षिण में, गंगा के दक्षिण किनारे से, आप कहिए तो दाएं किनारे से, तो दाएं किनारे से मिलने वाली, दाएं किनारे से, किनारे कहिए या दक्षिण कहिए, से मिलने वाली नदी। यह सब डिस्कशन को लिखना है आपको। अब देखिए बनास हो गया आपका, इसमें है केन नदी और यह है केन नदी। तो केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की भी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और इसी पर देखिएगा एक केन है और एक बेतवा है। इसी को क्या किया है कि जो है प्रधानमंत्री केन और बेतवा लिंक परियोजना कर दिया है, यानी इन दोनों नदी को क्या किया है? जोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सब डिस्कशन को आपको नोट करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से गोबर गैस किसका? गोबर गैस, निम्नलिखित में से गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार कौन किया था? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सीवी रमन, एच खुराना यानी हरगोविंद खुराना, सीबी देसाई और जेसी बोस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीबी देसाई। कौन होगा? सीबी देसाई। अब देखिए जेसी बोस, जेसी बोस ही क्या किया था? तो क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार, तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? तो जेसी बोस किए थे। अब देखिए क्रेस्कोग्राफ है क्या? तो यह पौधे में वृद्धि, पौधे में वृद्धि को मापने वाला, पौधे में वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। उसके बाद से सीबी देसाई, तो यह गोबर गैस वाला, गोबर गैस वाला। ठीक है, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना क्या है? जेनेटिक कोड का खोज, जेनेटिक कोड का खोज। जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना। अब देखिए अब क्या है? सीवी रमन, तो सीवी रमन रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, इसीलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1930 में। तो 1930 में इनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जितना भी डिस्कशन देख लीजिए, यह सब को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है? हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधित होते हैं, यानी यह कह रहा है कि हीरे की आकृति कैसा होता है, हीरे में कितना कार्बन परमाणु से हीरा बना होता है। ठीक है, तो देखिए 4 अन्य है, 5 अन्य कार्बन परमाणु है, 3 अन्य कार्बन परमाणु है और 2 अन्य कार्बन परमाणु है। अब देखिए थोड़ा सा कार्बन को देखते हैं। कार्बन, कार्बन का अपरूप कहिएगा तो कितना है? एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक क्या है? फ्लोरीन है, एक और ग्रेफीन है, ग्रेफीन है। ठीक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ग्रेफीन है। यही आपको बार बार हर एक एग्जाम में पूछता है। तो अब देखिए इस सब का आकृति को देखते हैं। तो इसका आकृति हीरा का टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय होता है। इसका टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्कोणीय होता है। अब देखिए ग्रेफाइट का क्या होता है? तो हेक्सागोनल होता है, यानी षटकोणीय, षटकोणीय होता है। और फ्लोरीन कैसा होता है? तो इसमें 60 कार्बन परमाणु होता है, 60। इसमें तो 6 था, इसमें 60 होता है और फुटबॉल की आकृति में रहता है,
फुटबॉल की आकृति में, फुटबॉल की आकृति में रहता है और ग्रेफीन है ये। तो 4 यह सब क्या है, कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसे एकमात्र धातु का नाम, यानी उसे देखिए उस होगा, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। तो देखिए जीवाणुरोधी कह रहा है, तो यहाँ पर जीवाणुरोधी आप याद कर लीजिएगा क्या होगा, तो आपका तांबा होगा। यह होगा आपका आंसर। जीवाणुरोधी को कौन धातु है, तो इसमें तांबा है। अब देखिए सोडियम, सोडियम है, तो सोडियम का आप अयस्क जानिएगा, तो अयस्क क्या होता है इसका, NaCl, यानी नमक, साधारण नमक कहिए तो सोडियम क्लोराइड। और एक क्या होता है, बोरेक्स। बहुत सारा है लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स हुआ। उसके बाद देखिए लोहा, लोहा का क्या है, लोहा का मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। उसके बाद क्या है यार, सीडेराइट है, सीडेराइट। ठीक है, लिमोनाइट और आयरन पायराइट है। सब लिखिएगा, आयरन पायराइट, यह सब क्या है, इसका लोहा का अयस्क है। अभी लोहा का अयस्क में कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ देता है, जैसे आयरन पायराइट को क्या कहा जाता है, तो बेवकूफों का सोना या मूर्खों का सोना, तो यानी मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, तो आयरन पायराइट को। देखिए मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लोहा का अयस्क होता है, क्या होता है, सर्वोत्तम अयस्क, सर्वोत्तम अयस्क। ठीक है, और निष्कर्षण होता है इसका हेमेटाइट से, यानी ज्यादातर यही मिलता है, ज्यादातर, यानी अधिक जो है कौन उपलब्ध होता है, तो हेमेटाइट होता है। तो यह सब आप लिख लीजिएगा। अब देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, बक्साइट, क्रायोलाइट, ये सब अयस्क लिख लिए रहे हैं, कोरंडम, यह सब किसका होता है, तो यह सब एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सारा नोट करिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्फोट के कारण समुद्र तल पर उत्पन्न तरंगे कौन है। अब क्वेश्चन सीधे पूछता है कि समुद्र तल पर या पानी के ऊपरी सतह पर जो है कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो पानी के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होने वाला तरंग आपका कौन है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ई है। यानी समुद्र के सतह पर कौन तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ कौन है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए यह क्या है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अनुदैर्ध्य तरंग को क्या कहते हैं आप, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन है, तो प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग है। ठीक है, ये ध्वनि तरंग क्या होता है कि निर्वात में गति नहीं करता है, क्या होगा, निर्वात में गति नहीं। यह क्या होगा, सभी माध्यम में, यानी अनुप्रस्थ क्या होगा कि सभी माध्यम में गति करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिखते जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। यानी अब देखिए क्या कर रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कर रहा है। अब देखिए भारत में पहले 4 गो हॉटस्पॉट है, थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा आप लोग। देखिए ऐसे है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका यहाँ पर देखिए एक हॉटस्पॉट है हिमालय, जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन है,
एक है हिमालय, हिमालय, ठीक है। एक क्या है, इंडो म्यांमार, दूसरा देखिए यह क्या है, इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार, इंडियो म्यांमार है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, यहाँ पर एगो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट, सबसे बड़ा है यही पश्चिमी घाट। और देखिए एक क्या है आपका, यहाँ पर देखिए देखिए एक क्या है, ये वाला है आपका अंडमान निकोबार वाला, यानी ग्रेट निकोबार वाला। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, सुंडालैंड, सुंडालैंड इसको कहता है, सुंडालैंड यानी सुंडालैंड है। तो यह क्या, जो विविधता हॉटस्पॉट है, ये चारों। अब देखिए यहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, यानी देखिए क्या इसमें कर रहा है, हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, होगा यहाँ मिसप्रिंट है, सत्य नहीं है यानी असत्य है, ठीक है। कौन असत्य है, तो देखिए इसमें 1500 देशज प्रजाति होना चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी वहां पर जो है 1500 देशज प्रजाति रहना चाहिए, सिर्फ उसी जगह पर रहे और कहीं नहीं। उसके बाद संकटग्रस्त सूची में शामिल होना चाहिए, हाँ IUCN का जो है संकटग्रस्त सूची में शामिल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 60% आवास नष्ट होना चाहिए, यही गलत है, ठीक है। यहाँ पर होगा 70% आवास, 70% आवास क्या होगा, नष्ट, 70% आवास नष्ट होना चाहिए, तो यही था आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किडनी के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहलाती है, मतलब किडनी की चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका देखिए आंसर हो गया पेरिटोनियम, क्या होगा, पेरिटोनियम। अच्छा, लीवर की झिल्ली जो होती है उसको भी आप पेरिटोनियम ही कहते हैं, तो यहाँ किडनी, किडनी हो जाएगा प्लस में लीवर, लीवर के चारों ओर झिल्ली होती है उसको भी पेरिटोनियम। उसके बाद देखिए पेरिकार्डियम किस में है, तो ये हृदय में है, हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम। उसके बाद देखिए प्लूरल किस में है, तो फेफड़ा में, प्लूरल किस में, तो फेफड़ा में। उसके बाद देखिए मेनिनजीज, तो मेनिनजीज किस में है, तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिनजीज। इसी में जब वायरस के द्वारा सूजन होता है, संक्रमण होता है, तो उसको, उस रोग को क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, तो मेनिनजाइटिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से दक्षिणी अल्पस कहाँ स्थित है। अब देखिए दक्षिणी अल्पस पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपका पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ब्राजील। तो आपका हो जाएगा दक्षिणी अल्पस कहाँ है, न्यूजीलैंड में। यूरोप का भी नहीं मारिएगा, यूरोप में सिर्फ अल्पस, ठीक है, यूरोप में है सिर्फ अल्पस, और दक्षिणी अल्पस कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। तो यहाँ देखिए ये वाला है आपका न्यूजीलैंड, ये वाला न्यूजीलैंड है, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है यानी उत्तरी न्यूजीलैंड, ठीक है। और यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड यानी साउथ न्यूजीलैंड, ठीक है। NW लिखे NZ होगा। यह हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, ये वाला देख लीजिए, यही पर्वत है दक्षिणी अल्पस। तो ये कहाँ है, दक्षिणी अल्पस कहाँ है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में, यह है दक्षिणी अल्पस। ये बीच में एक जल संधि है जिसको कहते हैं कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि। और यहीं पर है दोस्तों देख लीजिए, यहीं पर है एक घास का मैदान, ये वाला, इस घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है केंटबरी। अब देखिए केंटबरी, केंटबरी किस कैसा घास का मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। और पूछेगा न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है,
तो इसकी राजधानी जो है वेलिंगटन है। वेलिंगटन कहाँ है? उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इतना आप जान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दक्षिणी अल्पस कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ब्राजील है, ब्राजील में घास का मैदान पूछेगा तो कैम्पोज घास का मैदान, ठीक है। कहाँ है? तो ब्राजील में है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप में है सिर्फ अल्पस। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विधि के समान संरक्षण निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद 14 को आप पढ़िएगा तो सबसे पहले तो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ब्रिटेन नहीं मारिएगा। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समान समता, विधि के समान समता, ठीक है। कहां से? ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो यह है आपका दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए विधि का समान समता जो है अनुच्छेद जो है 14 में है, 14 में है, अनुच्छेद 14 में विधि की के समान समता, ठीक है। और संरक्षण कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, जो आपका आंसर है। तो यह सब कंफ्यूजन को दूर करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया? ठीक है। सबसे पहले भाषा कौन अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 8 में। 8 क्या है? भाषा, ठीक है। तो 8 में अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितना भाषा था? तो मूल संविधान में भाषा 14 था, 14 भाषा था मूल संविधान में, 14 भाषा। मूल संविधान में कितना था? तो 14 भाषा था, ठीक है। अब देखिए 15वां भाषा के रूप में कौन आया? तो 15वां भाषा के रूप में आपका आया यहाँ पर जो है, देखिए 21वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में आया, ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया, ठीक है। इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003, कितना? 2003। इसके तहत 4 भाषा, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली। कौन कौन? बोडो, बोरो नहीं है दोस्तों, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और टोटल भाषा आप संविधान में कितना हो गया है? तो टोटल 22 हो गया है, 22 भाषा। देखिए 42वां संविधान संशोधन है, तो इसमें बहुत कुछ है। तो इसमें एक बात सिर्फ लिख लीजिएगा, इसको मिनी संविधान कहा जाता है,
यानी मिनी संविधान यानी लघु संविधान। ठीक है, तो यह सब आपका डिस्कशन है। देखिए पर डे डिस्कशन चलता है, तो जिसको ठीक लगे, अच्छा कंटेंट लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। और अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से पढ़ाने का, आपके लिए मेहनत करने का। तो अब चलिए अगला देखिएगा, कल देखिएगा आपका जो आएगा डिस्कशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।